तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 1 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 पर फिलहाल रोक यानी स्टे लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। कोर्ट का मानना है कि ये नियम बहुत व्यापक यानी टू स्वीपिंग है। निर्देश ये दिया गया है कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक यूजीसी को साल 2012 के पुराने दिशा निर्देशों का ही पालन करना होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर इन नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी पृष्ठभूमि में दो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और 2019 में टीएन टोपीवाला मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी का केस। इन छात्रों की माताओं ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी परिसरों में होने वाले जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। तो फिर विवाद किस बात का है? विवाद की मुख्य जड़ है परिभाषा। 2026 के नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ माना गया है। इस पर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी ने कड़ा विरोध जताया है, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में। उनका तर्क है कि भेदभाव एक तरफा यानी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता और ये नियम कहीं न कहीं सामान्य वर्ग को एक खलनायक यानी विलेनाइज करते हैं। आइए अब 2012 और 2026 के नियमों की तुलना करते हैं। 2012 के नियमों में भेदभाव की परिभाषा काफ़ी व्यापक यानी ब्रॉडर थी, जिसमें किसी विशेष श्रेणी का ही नाम नहीं था। लेकिन 2026 के नियमों में इसे सीमित कर दिया गया और केवल एससी, एसटी, ओबीसी तक ही सीमित रखा गया। हालांकि 2026 के नियमों की एक सकारात्मक बात ये थी कि इसमें पहली बार ओबीसी छात्रों को स्पष्ट सुरक्षा देने की बात कही गई थी। तुलना का दूसरा भाग इनके सिस्टम और सज़ा पर आधारित है। 2012 के नियमों में केवल एक संपर्क अधिकारी यानी लिएजन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान था और सज़ा के बारे में कुछ भी साफ नहीं था। इसके विपरीत 2026 के नियम काफ़ी सख्त थे। इसमें एक इक्विटी स्क्वाड बनाने का प्रस्ताव था और अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता यानी अक्रेडिटेशन तक रद्द की जा सकती थी। द हिंदू के संपादकीय विश्लेषण को देखें तो मुद्दा वही है कि यूजीसी के इन समता नियमों पर कोर्ट ने रोक क्यों लगाई। कोर्ट का टू स्वीपिंग वाला तर्क सबसे अहम है। यहाँ कुछ शब्द आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। इक्विटी यानी समता, इसका मतलब है निष्पक्षता या न्याय यानी फेयरनेस या जस्टिस। स्वीपिंग यानी व्यापक, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक हो। लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी, कानूनी कार्रवाई। नोटिफाइड यानी अधिसूचित, आधिकारिक तौर पर की गई घोषणा। इस पूरे मामले का संवैधानिक पक्ष क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। अनुच्छेद 14 ये कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 ये धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 21 ये हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी देता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी हम वाकई एक जातिविहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? ये सवाल हम सभी के लिए एक आत्ममंथन की तरह है। चलिए अब देखते हैं कि आपने आज क्या सीखा। एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं। प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए फिलहाल किस वर्ष के नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है बी, 2012। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से हटने का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि संगठन कोविड को सही से मैनेज करने में फेल रहा है। याद रखिए, अमेरिका पर डब्ल्यूएचओ का $260 मिलियन का बकाया भी है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग भी कुछ खास सफल नहीं रही क्योंकि 59 देशों के वादे के मुकाबले सिर्फ 19 ही आए और भारत भी इसमें शामिल नहीं हुआ। जी के फैक्ट: डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब चलते हैं बिहार की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया की तरफ। यहाँ एसआईआर 2025 चर्चा में है, जो 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। बिहार में विवाद तब बढ़ा जब वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए, जिसे विपक्ष ने चुनावी धोखाधड़ी बताया।
राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हटाए गए नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए और नया नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को वैध माना जाए। तीसरी स्लाइड आंतरिक सुरक्षा पर है। हाल ही में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एसआईएस सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। इसमें हिसार की एक यूट्यूबर और राजस्थान से एक मौलवी को पकड़ा गया है। वहीं झारखंड के सरंडा जंगलों में ऑपरेशन मीडिया बुरू चलाया गया, जिसमें 15 माओवादी ढेर हुए। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाया जाए। इकोनॉमी की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार हमारी विकास दर स्थिर है और घरेलू खपत मुख्य चालक है। हालांकि विदेशी निवेश का बाहर जाना और गिरता रुपया चिंता का विषय है। एक बड़ी खबर ये है कि 20 साल के इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो गया है। इससे हमारे टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को बहुत लाभ होगा। विज्ञान और पर्यावरण में एक दिलचस्प खबर है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। ये एक फायदेमंद बैक्टीरिया है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका में पेंगुइन 2 सप्ताह पहले ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो एक बड़ा एनवायरमेंट अलर्ट है। टेक्नोलॉजी में गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम का एआई टूल पेश किया है, जो जेनेटिक बीमारियों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसके साथ ही अब स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों में भी हो रहा है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल हार्ट पंप में नासा और इसरो की तकनीक काम आ रही है। इस साल की 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों की बात करें तो महाराष्ट्र की गणेशोत्सव थीम वाली झांकी को पहला स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दल सीएपीएफ चुना गया। याद रखिएगा, इस बार मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के एंटोनियो कोस्टा थे। सम्मान और पुरस्कारों में गगनयान अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ये शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। पद्म विभूषण के लिए अभिनेता धर्मेंद्र सिंह, केटी थॉमस और एन राजम जैसे 5 लोगों को चुना गया है। खेल जगत में विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। वे अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कलिंगा लैंसर्स ने जीता है। साथ ही अलीसा हीली और उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने पर्यटन बढ़ाने के लिए एक जिला एक व्यंजन शुरू किया है। असम सरकार चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। अब बैंकिंग और फाइनेंस और खनिजों की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए सार्ग समिति पर। पीएफआरडीए ने इस समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष नारायण रामाचंद्रन है। इनका मुख्य काम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के निवेश ढांचे और उसमें होने वाले जोखिम यानी रिस्क की समीक्षा करना है। इसके अलावा खान मंत्रालय ने 2026 से 2031 तक के लिए खनिजों के अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन पर विशेष जोर देने का फैसला किया है। एक बहुत ही गर्व की बात यह है कि भारत बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अब चलते हैं स्लाइड 2 पर, जहां हम कुछ क्विक फैक्ट्स देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण खबर है जनगणना 2027 के बारे में। याद रखिए, इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। इस बार की जनगणना खास क्यों है? क्योंकि ये पहली बार डिजिटल यानी मोबाइल ऐप के जरिए होगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल है। दिनों की बात करें तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल कुष्ठ रोग दिवस की थीम है लेप्रेसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, यानी कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती सामाजिक कलंक है। साथ ही एक नई किताब चर्चा में है जिसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसके लेखक प्रेम प्रकाश है। तीसरी स्लाइड हमें इतिहास से प्रेरणा देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही फेमस कोट है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। हम उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब भूगोल से जुड़े 2 जरूरी पॉइंट्स याद कर लीजिए। 38वीं समांतर रेखा यानी 38th पैरेलल, ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024।
सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ 288 सीटों पर चुनाव हुए। परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले रहे, जहाँ महायुति गठबंधन, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 235 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विपक्षी मवीय गठबंधन केवल 50 सीटों पर सिमट गया। याद रखने वाली बात, एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जीत का बड़ा कारण सरकार की लाड़की बहन योजना को माना जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में हुए। यहां एक इतिहास रचा गया। राज्य के 24 साल के इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा सरकार सत्ता में वापस लौटी है। परिणाम, जेएमएम प्लस इंडिया गुड ने 56 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। नेतृत्व, हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। अब नजर डालते हैं दिल्ली के हालिया चुनावों पर। यहां की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर रह गई। बड़ा उलटफेर, अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह से हार गए। नई सरकार, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और नई मुख्यमंत्री बनी। विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले गए। यहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाई है। खास बात, भाजपा ने यहां अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की और दोबारा मुख्यमंत्री बने। पहल, यहां पहली बार बुजुर्गों 85+ और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान, होम वोटिंग की सुविधा दी गई। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024। केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। 90 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई। परिणाम, जेकेएनसी और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई। नेतृत्व, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भारत का साइलेंट विलेज धड़कई। एक बहुत ही रोचक फैक्ट नोट करें। जम्मू कश्मीर के धड़कई गांव को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहां सुनने और बोलने में अक्षम, डेफ एंड म्यूट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2024 के चुनाव में यहां के मतदाताओं के लिए विशेष रूप से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर यानी दुभाषीय लगाए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रुपए 990 करोड़ के बजट के साथ 3 एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है। इनका विजन है मेक एआई इन इंडिया। ये केंद्र कहाँ होंगे? स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर, आईआईटी दिल्ली और एम्स। कृषि यानी एग्रीकल्चर, आईआईटी रोपड़। सतत शहर, सस्टेनेबल सिटीज, आईआईटी कानपुर। भारत का प्रथम व्यावहारिक एआई डेटा बैंक। 20 नवंबर 2024 को देश का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया। ये बैंक उपग्रह, सैटेलाइट, ड्रोन और आईओटी से मिलने वाले डेटा का रियल टाइम एनालिसिस करेगा, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रिसर्च को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी। गुजरात के लोथल यानी प्राचीन हड़प्पा बंदरगाह में एनएमएचसी बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री ताकत को दिखाना है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम भी होगा, जिसके 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है। भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस मुंबई। टाटा और भारत सरकार ने मुंबई में आईआईएस की स्थापना की है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है और इसका लक्ष्य भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाना है। यहाँ रोबोटिक्स और एआई जैसे मॉडर्न कोर्स कराए जाएंगे। शास्त्रीय भाषाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। अब कुल संख्या, भारत में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। शर्त क्या है? किसी भाषा को ये दर्जा तब मिलता है जब उसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना हो और उसका साहित्य मौलिक हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।